वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले हम जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कामयाबी हैं। इस सेगमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वो इसराइल की तस्लीम करने के हवाले से आप बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग के अंदर इवन पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी आप बहुत सारी ख़बरें देखते हैं। और ये बहस स्टार्ट होती है इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन के बयान के बाद कि 6-7 मुस्लिम ममालिक इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ कर लेंगे अगर सऊदी अरब, यूएई, मोराको, सूडान के रास्ते पे चलते हुए इसराइल को तस्लीम करता है। यूनाइटेड नेशन में तकरीर करते हुए इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी कहा कि हम अपने ताल्लुकात को इस्तवार करने जा रहे हैं सऊदी अरब के साथ और इसमें फ़लस्तीनियों को रुकावट नहीं बनना चाहिए। अब इसमें अमेरिका की दिलचस्पी बहुत वाज़ेह है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इलेक्शन ईयर है अमेरिका के अंदर और जो बाइडन साहब अपनी एक सफारती कामयाबी गर्दवाना चाहते हैं इलेक्शंस के दौरान। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ है वो भी बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान के जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं अबूरी हुकूमत के जलील अब्बास साहब, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज से किया कि पाकिस्तान का जो तस्लीम करना है इसराइल का, इस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। ये दो बातों पर मुनहसर है, एक पाकिस्तान के मफादात और दूसरे फ़लस्तीनी अवाम के मफादात। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंदील अब्बास, जो कि मिडल ईस्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं। और स्टूडियो में जिस तरह आपको पता है एम्बेसडर नायला चौहान साहिबा हैं, डॉक्टर कमर चीमा साहब हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। डॉक्टर कंदील जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, फरमा दीजिएगा, ये जो डेवलपमेंट है और बहस मुबाहिसा चल पड़ा है कि सऊदी अरब अगर तस्लीम कर लेता है तो मुस्लिम उम्मा के ऊपर एक किस्म का प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा और पाकिस्तान को भी अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। आप इस सारे मंजरनामे को किस तरह से देखते हैं? बेसिकली जो आपने अभी इशारा भी किया अपने इंट्रो में, ये सारी गेम चल रही है जो बाइडेन साहब की इलेक्शन या डिप्लोमेसी है, वो ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसी डेवलपमेंट सामने आ जाए जिसको बेस बनाकर वो इलेक्शन ईयर के लिए अपनी एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चला सकें। हम्म। और इसके लिए काफ़ी उन्होंने होमवर्क किया हुआ था। हम्म। लेकिन ज़ाहिर है कि जो चाइना की इंटरवेंशन आई है यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर और फिर ईरान के साथ सऊदी अरेबिया की जो रिप्रोचमा हुआ है, हम्म। इसकी वजह से उनके एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स हैं वो तो नहीं मिल पा रहे। लेकिन जाहिर है कि कुछ ना कुछ वो डेवलपमेंट सामने लेके आएंगे और सऊदी अरब ने भी इसमें कुछ आमादगी का इज़हार ज़ाहिरन किया है। लेकिन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सऊदी अरब इस वक्त बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है। हम्म। वो उसको एक तरफ तो इजराइल से भी थ्रेट्स थी और दूसरी तरफ ईरान वाली साइड से भी थ्रेट्स हैं। हम्म। और ये दोनों थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने की एक पॉलिसी बनाई है। मेरा हम्म। ख्याल ये है कि इसका एक ये उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इसलिए कि ना तो अब ईरान उसके ऊपर पूरा एतमाद कर रहा है और ना इजराइल पूरा एतमाद करेगा। हम्म। तो यानी वो अपने उसी पोजीशन में रहेगा। इसको ये दोनों इजराइल और ईरान के बेनिफिट में तो जाएगा, लेकिन सऊदीया के बेनिफिट में इसलिए नहीं जाएगा कि ना तो वो जो काउंटर करना चाहते हैं थ्रेट्स, वो थ्रेट्स काउंटर नहीं होंगी और ईरान भी बदएतमादी या बेएतमादी का शिकार रहेगा सऊदी अरेबिया के बारे में और यही हालत इजराइल की भी रहेगी। लेकिन जहां तक बाकी अरब कंट्रीज का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि मजमूई तौर पर गल्फ रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे मोनार्किक सिस्टम है और मोनार्किक सिस्टम की बेस ये है कि वहां के अपने अवाम की सपोर्ट अपने रूलर्स के साथ बहुत कम होती है। तो इसलिए उन्हें सरवाइव करने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो 1975 में इजिप्ट के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था इसराइल का, उसके बाद इतने लंबे अरसा गुजरने के बावजूद यानी 2020 तक उनके साथ कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई जिसकी बेस पर इसराइल को आइसोलेशन से बाहर निकाला जा सके। और 2020 में भी जब इब्राहिम अकॉर्ड हुआ तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसराइल मेन स्ट्रीम रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आ जाएगा, लेकिन स्टिल इसराइल अभी आइसोलेशन में है। और मेरा ख्याल ये कि स्टेट्स लेवल पे अगर इसराइल को बराए नाम तस्लीम कर भी लिया जाता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा रीजन में, जब तक सोसाइटीज के अंदर उसके लिए कोई पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं बनता। और सोसाइटीज के अंदर हमें पता है कि एंटी इजरायली एलिमेंट मिडिल ईस्ट में खास तौर पे, गल्फ में और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में खास तौर पे, यानी आम तौर पे हर जगह पर एक एंटी इजरायली एलिमेंट है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आज तक इसराइल ने फिलिस्तीनियों के बारे में जो भी एग्रीमेंट किया उसने उस पर अमल नहीं किया।
और इसके बाद भी यही तवक्को की जा रही है, जैसे सऊदी अरब ने अभी ये कहा है कि हम इजराइल के मफादात को भी देखेंगे, पाकिस्तान ने भी यही कहा है, लेकिन बईद नजर आता है कि इजराइल फिलिस्तीनियों के मफादात में भी कोई फैसला करे। और इस बुनियाद पर हमें नजर ये आता है कि जो पूरी रीजनल पॉलिटिक्स है उसमें दिखाने के लिए कुछ इकदाम जरूर सामने आएंगे, शायद इजराइल को एक्सेप्ट करने की बात हो, लेकिन इजराइल विल रिमेन स्टिल आइसोलेशन। ये डॉक्टर साहब बड़ी एक आप हर दफ़ा कोई ना कोई एक नया पहलू लेकर आते हैं, और ये जो आपने अभी सिक्योरिटी जो डायलेमा आपने बताया, जिसको हम रियलिज्म में प्रिजनर डायलेमा कहते हैं, कि वहाँ पे न इजरायली उससे मुतमईन होंगे, न ईरानी मुतमईन होंगे, और सऊदीज़ अपने जो मफादात हासिल नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप अगर डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहें। जी, मैं डॉक्टर साहब से सवाल ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह चीज़ें बड़ी करीब आ रही हैं, आज व्हाइट हाउस का भी बयान आया है, एमबीएस खुद कह चुके हैं कि हम हर रोज़ करीब पहुँच रहे हैं डील के। डॉक्टर साहब, अगर अरब वर्ल्ड ये फैसला कर लेती है और फ़लस्तीन एग्री हो जाता है और कोई सॉल्यूशन निकल आता है, तो पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रहती है? पाकिस्तान तो वही कहेगा ना जी कि जो अगर फ़लस्तीनी खुश हैं तो हमें इससे क्या है? तो आपको लगता है कि अगर फ़लस्तीनी खुश हों और अरब वर्ल्ड इस मसले के हल पे पहुंच जाए, तो पाकिस्तान को इजराइल को रिकग्नाइज करने में फिर क्या जो है वो मसाइल दरपेश हैं? क्योंकि हमारा ज़ाती तौर पे मसला तो उनके साथ कोई नहीं है, वो तो हम फ़लस्तीन के हवाले से देखते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आर्गुमेंट जो आपने बताया बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जैसा कि हमारे केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे। तो जब नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है तो इसके पीछे दो मेन चीजें होती हैं कि जब आप किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात की बात करते हैं, उसमें या तो इंटरडिपेंडेंसी नजर आ रही हो आपको, कि यानी हम उनके लिए क्या करेंगे और वो हमारे लिए क्या करेंगे। ये इतना इंटरडिपेंडेंट हो हम के वो ताल्लुकात बनाए बगैर वो बात पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसी कोई भी चीज कम से कम इकोनॉमिक लेवल पर हमें नजर नहीं आती कि अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो हमारे फलां मफादात जो हैं वो इकोनॉमिक लेवल पर पूरे हो जाएंगे। इस वक्त कोई ऐसा काम नहीं जो पाकिस्तान का रुका हुआ हो। हाँ, जो पॉलिटिकल लेवल पर जाकर डिसीजन मेकिंग की जाती है, जैसे कि आप यानी वेस्टर्न ब्लॉक को अगर खुश रखना चाहते हैं तो इसराइल को आप राजी करेंगे, इसमें पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज होगा वो जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का या हक खुद इरादियत का फार्मूला कश्मीरियों के बारे में हमने सामने रखा हुआ है, उसको अगर हम फिलिस्तीनियों के हक खुद इरादियत को साइड पे रख के इसराइल को तस्लीम करते हैं तो हमें शायद कश्मीर को भी नजरअंदाज करना पड़ेगा। एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त तक इंतहा पसंदी और टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं और बड़ी मुश्किल से हम थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और अभी भी हमें इसमें बहुत से हर्डल्स हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर हम एक नया डिसीजन लेते हैं और वो भी बिला वजह अगर इसराइल को तस्लीम करने का, तो पाकिस्तान में जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है इसमें एक और चैप्टर ओपन हो जाएगा। और पाकिस्तान में हमें पता है कि हमारा जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव है इस वक्त भी उसको एक जेल की सूरत में हमने रखा हुआ है और चारों तरफ ऐसी सूरत हाल है कि बिल्कुल एक जेल नमा एरिया नजर आता है। अगर आप इजराइल की एम्बेसी यहाँ बना दे तो मेरा ख्याल है 4-5 दीवारें और बनानी पड़ेंगी। तो फिर आप समझ सकते हैं कि इजराइल को तस्लीम करने में कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की बेस पर हमें इसको तस्लीम करना चाहिए या नहीं। जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप कोई बात करना चाहते हैं? जी जी जी, फॉलो अप सवाल करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। हमने दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं जिनमें हमारे कोई सिर्फ एम्बेसीज खुली हुई हैं, कारोबार कोई नहीं होता। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जितना भारत और इजराइल का नेक्सस मौजूद है, आपको नहीं लगता कि अगर अरब वर्ल्ड नॉर्मलाइज कर लेती है ताल्लुकात इजराइल के साथ, तो हम भी तो फिर अरब वर्ल्ड को भी तो हमारे साथ डिस्कॉर्ड पैदा हो गया ना। फिर ओआईसी भी तो ऑलरेडी कंप्रोमाइज है। मुस्लिम वर्ल्ड तो ऑलरेडी हमारे कहने पे फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास नहीं बुलाया ओआईसी का। तो अरब वर्ल्ड अगर लग जाती है इसमें इसराइल को रिकग्नाइज कर लेती है, तो फिर हमारे भी अरब वर्ल्ड के साथ मसाइल खराब हो सकते हैं। वो कह सकते हैं कि हम सारे मुसलमान मुल्क हैं, हमें अपनी पुरानी जो एक चीजें थी उनके ऊपर रिविजिट करना चाहिए। सो ये बात कह देना कि इसमें एक्सट्रीमिज्म होगी, जो मिसालें हमें मिडिल ईस्ट में मिलती हैं वहां तो कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं हुई। आपको लगता है कि ऐसे ग्रुप पाकिस्तान में बन सकते हैं जो पाकिस्तान की रियासत पे हमले कर सकते हैं इसराइल को रिकग्नाइज करने से, आप जो बात कर रहे हैं?
देखिए, अभी तक हमें पाकिस्तान में जो रियासती अदारों पर हमले नजर आते हैं वो अ, असल में तो वो हेटेड वेस्ट या यूएस के बारे में थी, जो अफगानिस्तान में उनकी पॉलिसीज थी। और इस बेस पे कहा जाता है कि हम इसलिए पाकिस्तान के अदारों पर हमले करते हैं क्योंकि ये अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। अब अगर एक और एलिमेंट इसराइल का एंटर हो जाता है तो खास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि एक तो ऑलरेडी जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं वो मजीद वायलेंट हो सकते हैं, और एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा है कि जो इस वक्त बिल्कुल वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, यानी वो फंडामेंटलिज्म में इन्वॉल्व हैं लेकिन अभी एक्सट्रीमिस्ट भी हैं लेकिन वायलेंट नहीं है। उनके लिए एक ग्राउंड हम पैदा कर देंगे कि वो भी वायलेंट हो जाएं। आपको पता है कि पाकिस्तान में हर साल कई दफा साल में एंटी इजरायली प्रोटेस्ट भी होता है। तो पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको अगर आप सामने रखें, तो जैसे आपने कहा कि बहुत से ऐसे मुल्कों में भी हमारी एम्बेसीज हैं जहां पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरा ख्याल है जिन मुल्कों की इकोनॉमिक कंडीशन एक कोलैप्स की लेवल पर आई हुई हो, उनको ऐसे डिसीजंस बिल्कुल नहीं लेने चाहिए कि जहां पे आपका इंटरेस्ट ही नहीं और सिर्फ दूसरों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए आप ऐसा डिसीजन लें। हाँ, अगर आपने इस डिसीजन की तरफ जाना ही है तो इसको कंडीशनल कर दें, जैसा कि सऊदी अरब ने कहा कि हम फिलिस्तीनी स्टेट को कंडीशनल बनाएंगे, अगर उनकी स्टेट बनती है तो इसराइल को तस्लीम करेंगे। अगर आप भी कह दें कि जी कश्मीर आज़ाद होता है, हम इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर इस बुनियाद पर तो एक गिव एंड टेक, एक कास्ट बेनिफिट एनालिसिस लॉजिकल बनता है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि अपने लिए मजीद खड्डे खोदने वाली बात होगी। एम्बेसडर नायला चौहान, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है डॉक्टर कंदील ने कि अगर हम मशरूत कर दें कि अगर फ़लस्तीनियन रियासत वजूद में आ जाती है और उसको तस्लीम किया जाता है वायबल स्टेट, जिसकी अमेरिका भी बात करता है, और साथ साथ कश्मीर का भी को भी तस्लीम, उसको भी आज़ादी मिल जाती है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल जाता है, तो हम तस्लीम करने को तैयार हैं। मैं समझता हूँ कि ये अगर हम शर्त रख लें तो ये स्ट्रैटेजिकली कैसा रहेगा? देखिए, ये इतना सिंपल नहीं है और इतने ज़्यादा हाइपोथेसिस और इसमें इतनी ज़्यादा प्रिजम्पशंस हैं विच आई बेग टू डिफर फ्रॉम। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यू रियली डोंट नो क्या हो जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। जो आपके फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स हैं, आप देखें इलेक्शंस में 3% से ज़्यादा नहीं लेते वो, लेकिन दे आर लाउड यू नो माइनॉरिटी, सो यू फील देयर प्रेजेंस। But as far as their actual roots with the masses is concerned, it's very limited. पहली बात। दूसरी बात ये कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। आप देखिए, अगर मैं नहीं कह रही कि रिकग्नाइज करें या ना करें, पहले मतलब आई एम जस्ट बिल्डिंग द अम्ब्रेला एंड देन वील गो इनटू डिटेल। आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या, आपने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर करनी है इंटरनली भी, एंड यू वांट मोर एफडीआईज। अगर आपकी ऐसे मुल्क से जो है वो होते हैं रवाबित, तो आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें हो सकता है बहुत पॉजिटिव एलिमेंट आए। फिर आप देखिए कि हम जब भी ऐसे फैसले, जिस तरह कई हमारे स्कॉलर्स भी बहुत ज़्यादा इमोशनल और रिलीजियस उसमें कंफ्यूजन कर देते हैं, नेशनल इंटरेस्ट इसमें वो उसको एक्चुअली डायग्नोज ही नहीं कर सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट इज़ नेशनल इंटरेस्ट और उसमें रियल पॉलिटिक्स होता है। सो लेट्स नॉट कंफ्यूज दोज थिंग्स, नंबर वन। नंबर टू, आप देखिए सुलह हुदैबिया भी तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी और यहूदियों के साथ की थी। मुसलमानों ने कभी भी यहूदियों के साथ दुश्मनी नहीं पाली। हमारे ना उनके साथ कॉमन बॉर्डर्स हैं, ना हमारे साथ उनके कोई ऐसे इश्यूज हैं। अगर आप तारीख में देखें, ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है कि जी मुसलमानों ने हमेशा यहूदियों को पनाह दी है। अगर उनकी डिस्क्रिमिनेशन या उनकी वो हुई है तो वो ईसाइयों के हाथों में हुई है, मुसलमानों के हाथों में नहीं हुई। सो मुसलमानों का इसमें कोई इशू एज सच थियोलॉजिकली रिलीजियसली नहीं बनता। ये मैडम आप बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज कर रही हैं, जो स्पेन की जो हमारी एम्पायर थी वहाँ पे जिस तरह हमने यहूदियों को प्रोटेक्ट किया और जिस तरह वो गेटोज़ में यूरोप में और अमेरिका में और दूसरे ममालिक में रहते थे, मुसलमानों ने हमेशा सपोर्ट की उनको। बहरहाल यहाँ पे मुझे छोटा सा ब्रेक लेने को कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस बहस को नाजरीन हम
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा मैडम, ये इससे पहले कि डॉक्टर कंदील अब्बास का हम पॉइंट ऑफ व्यू लें, इसमें जो मिस्र के साथ मुआहदा हुआ 1978, फिर उसके बाद 1993 में PLO के साथ हुआ, फिर जॉर्डन के साथ 1994 में हुआ, 2 वायबल स्टेट्स की बात की गई, उस पर तो इसराइल उन मुआहदों पे पूरा नहीं उतरा। तो ये एक वो खदशा है जो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, आप अगर काउंटर आर्गूमेंट देना चाहें प्लीज़। देखिए, मैं बड़ी रिस्पेक्ट मैम नाइला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बात की है। ज़ाहिर है इंटरनेशनली अभी यही एक नैरेटिव चल रहा है, लेकिन मेरा आइडिया ये है कि जब आप नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कम से कम नेशन का व्यू तो अपने सामने रखना चाहिए ना हमें। और हम जानते हैं कि अगर ये इशू इस वक्त फॉर एग्जांपल रेफरेंडम के तौर पर अपनी नेशन के सामने ले जाएं तो क्या परसेंटेज होगी, फेवर में कितना वोट आएगा और अगेंस्ट कितना वोट आएगा, ये हमें अभी मीडिया का एनालिसिस कर लें या पब्लिक ओपिनियन थोड़ी सी ले लें तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है, ना ये कि हमें इंटरनेशनली किस पॉलिटिकल प्रेशर का सामने है। उसको नेशनल इंटरेस्ट उसकी बेस पर डिजाइन नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इजराइल एक ऑक्युपाइड स्टेट है, यानी उसने आके ऑक्युपेशन किया है, जो हॉलोकास्ट का एक ड्रामा मैं कहूंगा, इसलिए कि उसका अभी तक कोई चीज प्रूव नहीं हुई और उसको एक इम्पोज कर दिया गया है एक सिनारियो बना के कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। और जहां पे ज्यादती हुई थी या तो वहीं जर्मनी में या यूरोप में किसी जगह पे इनको स्टेट बना के दे देते, वहां पे रख लेते, और यहाँ मुसलमानों के एरिया में लाकर इस तरह की स्टेट बनाना एक ज्यादती है। हाँ, अगर आप फिलिस्तीन के अंदर एक स्टेट बनाना ही चाहते हैं तो उसका एक जस्ट सॉल्यूशन मुझे ये नजर आता है कि 1948 से लेकर या 62 का बेस बना लें। उस जमाने में जो लोग लोकल नेटिव रहने वाले थे, उनके पास उस वक्त की नेशनैलिटी है फिलिस्तीन की, उन लोगों को बेस बनाए, ना ये कि जो माइग्रेंट्स हैं और बाहर के दूसरे मुल्कों से माइग्रेट करके जबरदस्ती यहाँ पर लाकर बसाए गए हैं, और फिलिस्तीनियों की और मुसलमानों की जो अक्सरियत है उसको अकलियत में बदलकर अब वो कह रहे हैं जी हम अक्सरियत हो गए तो अब हमारी स्टेट बना दें। इस तरह का अगर एक आगाज कर दिया गया तो फिर दुनिया के किसी कोने में भी माइट इज राइट की बेस पे जहां पे किसी के पास पावर होगी, दूसरे इलाके में आकर जो रेशो है वो पॉपुलेशन का चेंज करेंगे, जैसा कि अभी हमें ऑक्युपाइड कश्मीर में नजर आ रहा है कि वहां पर अब हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों से लोग आके उनको वहां पे सिटीजनशिप दी जा रही है कि जो कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो रही है। अब अगर आपने फिलिस्तीन में एक रियासत बनानी है और ज्यूज को भी राइट्स देने हैं, क्रिश्चियंस को भी देने हैं, तो आप एक बेस बना लें। 1948 में या 1962 में जिनके पास लोकल नेशनैलिटी थी वो एक्सेप्ट की जाए, उसकी बेस पर वहां रेफरेंडम कराया जाए और उसकी बेस पर जो भी सिस्टम बनता है उसको पूरी दुनिया तस्लीम कर ले। लेकिन उसके बाद जो लोग दुनिया से मुख्तलिफ इलाकों से जबरदस्ती लाकर वहां बसाए गए हैं और ये ज्यादती की गई है जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, इससे अवॉइड करना चाहिए। अगर उसको हम सपोर्ट करें इसका मतलब यह है कि हम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी को सपोर्ट करें। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब हम तो हमारी पोजीशन पाकिस्तान की तो है 1967 वाली पोजीशन है, और उसमें एक जो सर्वे आया है खुद इजराइल में रहने वाले जो यूरोप से लोग आए हैं उनका ये मानना है 60% का सर्वे के मुताबिक और इजरायली हुकूमत के मुताबिक कि वो खुश नहीं है इजरायली रियासत में और उनको पछतावा है कि वो इजराइल में आके क्यों कर आबाद हुए। तो ये फैक्टर हमारे सामने है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप अगर कोई इनपुट देना चाहें इसमें। देखिए सर, बात ये है कि हमने नफरत में इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है कि अब हम जो है ना वो कनेक्टिविटी और मिलने गिलने में हम बात ही नहीं कर सकते। 70-75 साल में एक ही बात इस मुल्क में हुई है और वो है जी कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, कभी इजराइल आ गया, इंडिया आ गया, फलां आ गया, फलां आ गया। देखें आपने, अब नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा ये है कि अपने मुल्क के लोगों के लिए को दुनिया से कनेक्ट करें और ये निकले इन लड़ाइयों से। देखें अरब वर्ल्ड को समझ आ गई है कि किस डायरेक्शन में जाना है और वो कोई जारी बात है, वो भी इस दुनिया में रह रहे हैं और कामयाब हैं। यूएई ने आपके वीजे बंद कर दिए थे इस वजह से कि उनको खतरा था कि हमने इजराइल के साथ ताल्लुकात बहाल किए हैं तो कोई पाकिस्तानी आके कोई इन पे हमले ना कर दे। हमें दुनिया, हमें अपने बेगाने तो बेगाने, अपने भी जो है वो आप और नजरों से देखते हैं। बिकॉज हमने ये जो कभी हम एक मुल्क के पीछे लगेंगे, कभी दूसरे मुल्क के पीछे लगेंगे, हमसे बात ही नहीं हो पा रही। हम सारे डरते हैं, एक सियासी जमात डरती है कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। इधर इमरान खान साहब आते हैं, वो कहते हैं मैं इंडिया से बात करूंगा, मैं अगला इलेक्शन हार जाऊंगा। अभी तो हम इतने कंफ्यूज और डरपोक हैं कि हम तो इंडिया से बात करें तो हमारे सियासतदान इलेक्शन हार जाएंगे। तो इसराइल तो बहुत दूर की बात है, लेकिन
बहादुर बने, मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करें और ये माजी की चीज़ों को से निकलें। हम ठीक है, हम एक इस्लामिक रियासत ज़रूर हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी हैं हमारे सोशल मेकअप के अंदर, पॉलिटिकल मेकअप के ऊपर। आपकी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कोई मज़हब का इस्तेमाल करके वोट नहीं लेती। रियासत की जो मेकअप है, वो बिल्कुल हमें नज़र आता है, एक मज़हबी है, लेकिन चीज़ें बड़ी तब्दील हो चुकी हैं। हमें दुनिया से कनेक्ट करना है। मेरे पास 60-70% यूथ है इस मुल्क में, जो हर रोज एम्बेसियों के बाहर जाकर खड़े होकर वीजे मांग रही है। वो चाहती है मैं जाऊं और अपने रोजगार तलाश करूं। हमें अगर अरब वर्ल्ड इस एंगल से देखना शुरू कर देगी, ओआईसी का भी तो मकसद पे बात करें ना। इस ओआईसी का हमने क्या करना है? ना ये कश्मीर पे बात करेगी, और अरब वर्ल्ड तो अब ओआईसी की बात ही नहीं करती। वो तो अरब नेशनलिज्म के लेंस से सारा कुछ देखते हैं, अरब लीग में सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। सो मुझे लगता है हमने अकेले रह जाना है या ईरान ने रह जाना है, और हम इसलिए फैसला नहीं करेंगे क्योंकि हम डरपोक हैं। हमारे सियासतदानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, वो तो बात भी नहीं कर सकते। जरा सा मीडिया का प्रेशर आएगा, वो तो चुप जाएंगे और कहेंगे जी हमने तो बात ही कोई नहीं की। सो पहली बात है ये, इसको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ठीक ये है। डिस्कस होना चाहिए कि हमें अपने आप को रिविजिट करना है अपनी ठीक है, पॉलिसीज को, और आपका उसमें पॉइंट अरब वर्ल्ड भी है, डॉक्टर साहब, ईरान भी है, आपका पॉइंट इंडिया आ भी है, गया। इजराइल भी है। ये आपने तो सब्सटेंशिएट कर दिया डॉक्टर कंदील का पॉइंट। वो तो पहले ही कह रहे थे कि अवाम खिलाफ है, और आपने कहा कि यूएई ने वीज़ा बंद कर दिए। और ये मुझे तो डर है कि अगर ये कदम आगे चला तो कहीं ये ना हो कि वो जो मलेशिया में कुछ हो रहा था, एक नया ग्रुप बन रहा था, तो वो नया ग्रुप ही ना बन जाए फिर ओआईसी की जगह पे। बहरहाल आखिरी सेगमेंट में चलते हैं, और वो सेगमेंट का टाइम तो आखिरी वक्फे में हमने डिस्कस करना था। एम्बेसडर नायला चौहान, आप यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए नए छोटे जज़ायर को अमेरिका ने तस्लीम किया है। इनकी टोटल आबादी बताई जा रही है कि कोई 20,000 के करीब है। अब ये क्या पड़ी अमेरिका को कि साउथ पैसिफिक में आके दो छोटे जज़ायर को तस्लीम करे, रिकगनाइज़ करे, और कहे कि ये बड़ा हिस्टोरिकल एक स्टेप है जो हमने उठा लिया है। देखिए, ये जिस तरह आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में आपको मालूम है, साउथ चाइना सी में अमेरिका जो है चाइना को कर्टेल करने के लिए इधर अपने वो अलायंसेस कर रहा था और एक्सपेंशन कर रहा था। चाइना ने उसको काउंटर करने के लिए साउथ पैसिफिक में वो चले गए, और साउथ पैसिफिक में उन्होंने सोलोमन आइलैंड्स में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की, और पापुआ न्यू गिनी में की, वानुआटू में की, नुई में, कुक्स आइलैंड में। अब अमेरिका को अपने बिकॉज आप देखिए कि क्वाड के जब आप देखते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, और ये जो साउथ पैसिफिक आइलैंड्स हैं ये बेसिकली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन एम्बेसडर साहिबा, ये तो एक तरफ अमेरिका यानी ये चाह रहा है कि जो पैसिफिक के अंदर जो उनकी प्रेजेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े ताकि वो चाइना को काउंटर करे। अपेरेंटली तो वो कह रहे हैं कि हम हेल्दी कंपटीशन करेंगे, हम आपस में साथ एक दूसरे के चलेंगे। लेकिन वहाँ पे चाइना अक्टूबर में सेकंड कोई नेवल एक्सरसाइजेस करने जा रहा है सऊदी अरब के साथ, तो वो अमेरिकन पार्टनर के साथ नेवल एक्सरसाइजेज, और यहाँ अमेरिका जज़ायर बन रहा है। तो ये जो हम कहते हैं कि ब्लॉक पॉलिटिक्स होने जा रही है, तो वो तो उसके शवाहिद हैं ये कि वाकई हम ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं? आई वुडंट से ब्लॉक पॉलिटिक्स, लेकिन आई वुड से कि मतलब ये इट्स अ गेम ऑफ चेस दैट्स गोइंग ऑन। सो अब अमेरिका को इस वक्त नुई और कुक आइलैंड क्यों याद आया? आप नक्शे में देखें तो आपको नजर भी नहीं आएगा नुई है कहाँ, कुक आइलैंड कहाँ। मैंने पहली मर्तबा सुने नाम जी। I've been ambassador to these countries, so I know where they are. But the point is कि ये बेसिकली इनकी जो है ना वो जियोपॉलिटिक्स है, और उसमें वो चाइना की यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, और चाइना जिस तरह यहाँ पे आ रही है, ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका को यहाँ पे फिक्र पड़ गई। सो उन्होंने कहा कि हम इनको जो है अहमियत दें ताकि ये चाइना की उसमें ना पड़े। अब पहले जो था ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे पैसिफिक आइलैंड फोरम बनाया था, जो कि जिस तरह आप समझिए कि जैसे हमारा सार्क या ईसीओ है, तो इसमें उन्होंने जो है फिजी को आउट कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे कू हो गया था, प्राइम मिनिस्टर बनी मरामा आ गए थे, तो वो मसला हो गया था। सो ऑस्ट्रेलिया डिड दैट। बनी मरामा ने
ऑस्ट्रेलिया को आउट करने के लिए PIDF कर दिया, पैसिफिक आइलैंड डेवलपमेंट फोरम, और उसमें फिर उन्होंने चाइनीज जो है इन्वेस्टमेंट्स को लिया। कॉन्सिक्वेंटली ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका फेल्ट इनसिक्योर, क्योंकि सोच नहीं सकते कि इतना छोटा सा आइलैंड फिजी जो है वो पूरी पैसिफिक आइलैंड्स की लीडरी ले लेगा। अब ये जो डायनामिक्स हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, और इसमें अब क्योंकि जैसे पहले भी जिक्र हुआ कि बाइडन साहब के एक तो मिडल ईस्ट में वो एक अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि जी मैंने वहाँ पे अमन ले आया, और यहाँ पे कि हमने अमेरिका की जो है वो प्रेजेंस को बढ़ा दिया। लेकिन चाइना की यहाँ पे आई हैव बीन देयर, आई हैव सीन बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं जो वहाँ पे गुर्बत को दूर कर रहे हैं। ज़बरदस्त। सो इट्स वेल फाउंडेड। ये एक रिकग्निशन से उनको कोई इतना हासिल नहीं होगा जितना कि वो क्लेम कर रहे हैं। ठीक है नाजरीन, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान मुनव्वर हुसैन को। अल्लाह हाफ़िज़।